इफ आई टॉक अबाउट मोतीलाल ओसवाल एएमसी, ग्रोथ इन्वेस्टिंग को वैल्यू इन्वेस्टिंग के ऊपर हम क्यों इतना वेटेज दे रहे हैं? Our constructs are not only focused high conviction, but they are very high on tracking error. कोई कहता है हम बहुत हाई रिस्क है तो वो सही है क्योंकि हम ग्रोथ फोकस्ड हैं। तो जिनको हम नहीं चाहिए, बताओ, जिनको हम चाहिए केवल हमारे पास है क्योंकि दूसरा कोई कर ही नहीं रहा है। Best equities fund house of the year, it's Motilal Oswal Mutual Fund. How do you select the top 20 for your fund? हमारे फंड में चिल्लर ना फेंकी हुई, 10, 20, 25, 30, 0.35% काइंड की वेटेज ना मिले। टाइम फॉर अल्फा। बट मसला वही कि कोई बना नहीं पाता। दुनिया में कुछ चल रहा है, जियोपॉलिटिक्स। अगर अपनी हम हिस्ट्री देखते हैं तो हमारे कई सारे बड़े लोगों का पहला पैसा तो ऐसे ही टाइम पे आया था। म्यूचुअल फंडों में $100 बिलियन देसी पैसा, ठीक है। बाहर वालों ने $3.5 बिलियन निकाला। The influence of FPI on this thing is going to fall. खाली क्या है कि ये लोग आते भेड़ चाल की तरह, जाते भेड़ चाल की तरह। जैसे इतनी करेक्शन आई, एक जो चीज हमको देखने को मिलती थी पिछले 3-4 महीने में कम मिली, बट उससे पहले तक मिलती थी। क्या? कभी नहीं होता था पहले। हाय एवरीवन, आई नो आप हमारे पॉडकास्ट देख रहे हैं और आपको हमारे पॉडकास्ट अच्छे भी लगते हैं, लेकिन ये डेटा मुझे बताता है कि ज्यादातर लोग जो हमारे पॉडकास्ट देख रहे हैं उन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। अब आपके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल फ्री है एंड इट विल जस्ट टेक 1 सेकंड ऑफ योर टाइम, लेकिन हमारे इस चैनल की ग्रोथ के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सपोर्ट दिस चैनल, हेल्प अस ग्रो एंड सब्सक्राइब राइट नाउ। एंड नाउ लेट्स बिगिन द पॉडकास्ट। Alright, another day, another podcast with Upsurge with me, Ansh R. Hiran. और आज हमारे साथ है एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल गेस्ट. He is the MD and CEO of Motilal Oswal Asset Management Company. Please give it up for Pratik Agarwal, sir. Hi, sir. Hi. Welcome to Upsurge podcast. Thanks. And thank you so much for giving us your very precious time. Thank you. आज सर मोतीलाल ओसवाल के बारे में तो हम डिस्कस करने ही वाले हैं, फंड्स के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं, एंड ओवरऑल एक इन्वेस्टमेंट का जो अप्रोच है आपका, मोतीलाल ओसवाल का, और एक इन्वेस्टर का क्या होना चाहिए, इन सब के बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। आई हैड द प्लेजर ऑफ टॉकिंग टू द CBO ऑफ मोतीलाल ओसवाल, मिस्टर अखिल चतुर्वेदी, एंड उन्होंने भी यही कहा कि हमारी फिलॉसफी यही है, राइट, कि वी पिक द बेस्ट स्टॉक्स, ग्रोथ स्टॉक्स एट द राइट वैल्यू, so that वो हमें एक अच्छा रिटर्न बना के देते हैं। So why are we like, if I talk about मोतीलाल ओसवाल AMC, ग्रोथ इन्वेस्टिंग को वैल्यू इन्वेस्टिंग के ऊपर हम क्यों इतना वेटेज दे रहे हैं? नहीं, हर एक हाउस को अपने लिए डिसाइड करना है कि वो क्या करना चाहता है। डेफिनेटली एक जो थॉट आता है वो ये कि आप सारी चीज़ें बहुत अच्छी नहीं कर सकते। करेक्ट। तो आप चुनो कि आप क्या करोगे। क्योंकि अगर आप सारी चीज़ें करने जाओगे तो आप एक मिक्स प्रोडक्ट बनाओगे, और फिर अगर आप क्लाइंट हो तो आप दो मिक्सचर वाले प्रोडक्ट खरीद रहे हो और आपको मालूम ही नहीं कि पीछे से मैनेजर क्या कर रहा है, तो आपका तो पूरा ही मतलब खिचड़ी बन जाएगी। ओके, इसकी डिफ़िकल्टी एक होता है कि आदमी केवल 1-2 चीजें देख के खरीद रहा है, ब्रांड देख रहा है, शायद पास्ट परफॉर्मेंस देख रहा है और खरीद रहा है। करेक्ट। दूसरा होता है कि आप एक स्पेस में somebody who is a specialist in that space, आप उसके साथ जाना चाहते हो। देखो, अगर आप 4-5 फंड खरीद लेते हो, 4-5 भी खरीद लेते हो जो कि सारी चीजें करते हैं, तो डी फैक्टो क्या होता है कि आप बाजार ओन करने लगते हो और आप उसकी फीस देते हो, वापस से आपका जो नतीजा है वो इंडेक्स से कम आता है। या आप अपने सारे इन्वेस्टर्स का चेक कर लो, अगर आपने इंडेक्स, मतलब ये मत करना कि लार्ज कैप इंडेक्स को स्मॉल कैप से कंपेयर कर रहे हो कंस्ट्रक्ट से, बट अगर आपने इंडेक्स ढंग से बनाया तो देयर आर वेरी फ्यू क्लाइंट्स who would be beating the index. So which is how passives are being driven. Correct. तो हमारा सोचना ये है कि एक तो कारण ये हो गया, दूसरा ये है कि बाजार में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस की बहुत ज़्यादा मांग है। तो उसमें होता क्या है कि आपने एक फंड लिया जो कि इंडेक्स से, मतलब इंडेक्स ±2% को आप कंसिस्टेंट बोलते हो। आप 2 भी फंड लोगे, एक +2 करेगा, एक -2 करेगा, वापस आपकी रिटर्न इंडेक्स से आती है। करेक्ट। सो
इसके अगेंस्ट व्हाट वी आर सेइंग इज लुक एट स्टाइल्स ऑफ मेकिंग मनी, ओके, एंड बी विद द बेस्ट एक्सपोनेंट। हमारे अगर आप सारे कंस्ट्रक्ट देखोगे तो जो हमने 2 प्रॉब्लम्स बताई, वी आर वेरी वेरी हाई ऑन ग्रोथ फोकस। Yes. तो हमको लगता है कि जो हमारे फंड्स हैं आर सम ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोथ इन अर्निंग फंड्स इन द कंट्री। यस, और साथ में अगर आप हमारे कंस्ट्रक्ट्स देखो अक्रॉस द हाउस, दे विल बी बिटवीन 20 and 35 नेम्स यूजुअली, 1-2 अपवाद है, बट दे विल बी बिटवीन 20 and 35 नेम्स यूजुअली। And then we say pair us with the best of value where we think 80 to 100 names are the norm. So overall आपका जो portfolio है 100-125 नामों में सिमट जाएगा। ओके, And you are competing with let's say a BSE 500 NSE 500 index, it still gives you that chance to deliver alpha. So ये हमारी थॉट है, और इसमें आप और इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। तो टाइम चेंज होता है, कभी ग्रोथ के लिए टेलविंड आ जाती है, कभी वैल्यू के लिए टेलविंड आ जाती है। करेक्ट। तो अगर आप उसके अनुसार थोड़ा सा अपना पोर्टफोलियो मॉड्यूलेट करोगे, the outcomes can be even better. And this modulation need not be sell one and buy other. It could be with incremental this thing, you put money where it is performing, value or growth. Right. So that is basically what we are built for. हर एक हाउस एक बिजनेस होता है, हर एक हाउस को ग्रोथ चाहिए होती है, उसको चाहिए कि वो अपनी वैल्यू प्रोपोजिशन शार्पली क्लाइंट को कम्युनिकेट कर पाए। करेक्ट। ओके, सो वो हमें लगता है कि हम कर पा रहे हैं। हमारे साथ क्लाइंट्स जुड़ रहे हैं, उनको चाहिए जो हम दे रहे हैं, और चक्कर क्या है कि बाकी कोई ये चीज दे नहीं रहा है। Okay. See, we are one house who say we are happy to, our constructs are not only focused high conviction, but they are very high on tracking error. तो कोई कहता है हम बहुत हाई रिस्क हैं, तो वो सही है। Yes. रिस्क क्योंकि आप इंडेक्स के साथ कंप्यूट करते हो, हमारी कंस्ट्रक्ट्स इंडेक्स से बहुत दूर होती है। राइट। पर वैसे फंड नहीं है बाजार में, और हम कहते हैं हम ऐसे ही रहेंगे क्योंकि हम ग्रोथ फोकस्ड है। करेक्ट सर, मेजॉरिटी जो फंड्स है वो ऑलमोस्ट पूरा इंडेक्स क्रिएट कर देते हैं। यस, मतलब 100 अगर स्टॉक है इंडेक्स के अंदर, तो उनके पास 80-90 स्टॉक्स होते हैं, जबकि आपके केस में आपके पास 30 स्टॉक्स ही होते हैं। 20 से 35 स्टॉक यूजुअली होते हैं, और उसमें 1-2 स्टॉक इंडेक्स का, मतलब वो हम इंडेक्स देख के नहीं लेते, हमारे कोई स्टॉक इंडेक्स में आ जाए तो वो अलग ही बात हो गई। करेक्ट। तो वो अभी रन फंड्स ऑफ वेरी हाई ट्रैकिंग एरर। तो अब क्या हो गया है कि ओवर टाइम, पहले लोग ऐसा करते थे, पर ओवर टाइम इस रिस्क कंट्रोल के अंदर और ये जो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस की जो डिमांड आई है, करेक्ट, तो लोगों के फंड, जहाँ तक हमको लगता है, उसमें इंडेक्स अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो अब क्या हो गया है कि अब आप सोचो, इस टाइप के, हमारे टाइप के प्रोडक्ट नहीं है, वी वांट टू डू दैट एंड वी वांट टू कम्युनिकेट कि दिस इज व्हाट वी डू। तो जिनको हम नहीं चाहिए, बताओ, जिनको हम चाहिए केवल हमारे पास आओ, क्योंकि दूसरा कोई कर ही नहीं रहा है। करेक्ट, इज द होल थॉट। करेक्ट। हम अपना काम बेहतरीन करते हैं, हमारा डीएनए वही है। आई थिंक ये आपके रिजल्ट्स के अंदर भी दिखा कि आपके 90% फंड्स मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। आपका AUM जो है पिछले साल ऑलमोस्ट डबल हुआ है, एंड सेम चीज़ आपके नंबर ऑफ इन्वेस्टर जो AMC के साथ जुड़े हुए हैं वो भी ऑलमोस्ट डबल हुआ है। इस ग्रोथ की बात करेंगे आपके लीडरशिप के अंडर, लेकिन उससे पहले जब हम बात कर ही रहे हैं स्ट्रैटेजी की और ग्रोथ स्ट्रैटेजी की, तो ये जो 30 स्टॉक सेलेक्ट करने का जो क्राइटेरिया है, ये मुझे जानना है आपसे। आई नो इट्स अ बिजनेस सीक्रेट, बट कोई ऐसा सीक्रेट नहीं है। इफ यू जस्ट सिंपली गूगल कि हाउ मेनी स्टॉक्स गिव यू अ वेरी गुड कॉम्बो ऑफ डिवर्सिफिकेशन एंड कंसंट्रेशन, आपको 20 से 30 का नंबर गूगल थ्रो करेगा, इज वन थॉट। ओके। दूसरा, अगर आप देखोगे तो एक इंडेक्स जो है, जैसे कि BSE सेंसेक्स पुराना इंडेक्स है, उसमें 30 ही नाम होते थे, और दैट was supposed to be enough diversified. NSE 50 आ गया। अब आप ये दोनों इंडेक्स के दिन प्रतिदिन की मूवमेंट देखो,
प्राय सिमिलर ही आती है. राइट. So large number of names beyond a point the benefit of diversification goes away. So हम ये भी नहीं कहते कि बहुत concentrated portfolio रखो, बहुत so मैं simple सी question पूछता हूँ कि अगर आप कहो कि give me the best name in the market, तो अब चूंकि आपको नेगेटिव आउटकम्स को भी गार्ड करना है, तो आप एक बहुत ही कंजर्वेटिव नाम बताओगे. हमें हो सकता है कंज्यूमर का नाम बता दो कोई. करेक्ट. ठीक है, तो अब उसमें क्या होगा कि आपका पैसा डैमेज नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट डैमेज नहीं होगा, बट अपसाइड भी काफ़ी कैप हो सकती है. तो इसीलिए सम अमाउंट ऑफ डिवर्सिफिकेशन इज रिक्वायर्ड. ओके. ठीक है, सो एंड हेंस वी से बेस मिनिमम 20 एंड एट द सेम टाइम there is scalability of the business, enough diversification. So we said okay 20 to 35 is good. अब जहाँ पे IPOs में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है तो वहाँ छोटी छोटी एलोकेशन आती है, तो वो अलग हो जाता है. स्मॉल कैप फंड में लिक्विडिटी कम होती है, तो उसमें यू हैव टू अलाउ लॉन्गर नेम्स. तो वो इन दोनों को छोड़ के हमारा पूरा हाउस 20 से 35 स्टॉक्स के बीच में है. और साथ में हम ये भी इंश्योर करना चाहते हैं कि हमारे फंड्स में चिल्लर ना फेंकी हो, मतलब 10, 20, 25, 30, 0.35% काइंड की वेटेज ना मिले. ओके. तो उसका भी हमने मिनिमम मैक्सिमम दोनों नंबर फिक्स किए हैं, तो यू गेट अ हाई कन्विक्शन पोर्टफोलियो. सो दैट इज द प्रोडक्ट. अगर आप पूरी इंडस्ट्री देखो तो मेरे ख्याल से खाली हम ही करते हैं ऐसा. ओके. ओके, नाउ इसमें एक होता है कि कंस्ट्रक्ट छोटी है, 20 से 35 नामों की. दूसरा होता है नंबर इटसेल्फ, कि आप एक मैनेजर अगर एक नंबर अपने दिमाग में बैठा लेता है कि मेरा जो पोर्टफोलियो है वो 25 से 30 स्टॉक का होगा, 20 मत रखो, चलो 30 रख लो, बट फिक्स अ नंबर. तो आप सोचो आपको बाजार में 4 चीजें अच्छी लगी, हर रोज भाव ऊपर नीचे होते हैं. करेक्ट. कुछ ना कुछ लोगों को अच्छा लगने लगता है. राइट. नाउ अगर आपने नंबर एक फिक्स नहीं किया, कोई भी नंबर हो, तो आप क्या करोगे, ऊपर से 4 नामों में से 25-25 पैसा काटोगे, एक और नाम आ जाएगा. करेक्ट. ओके. वर्सेस इफ यू हैव अ फिक्स्ड नंबर, आप 2 नामों को कॉम्पीट करते हो, आपका कोई वीकेस्ट होगा, सामने की जो 4 नाम आपके सामने आए उसमें से कोई एक स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, आप कॉम्पीट करोगे, कोई एक जीतेगा. You will get it in only if it is superior to your weakest stock. Correct. Otherwise आप नहीं चेंज करोगे. तो एक प्रोसेस ऑटोमेटिक बन जाती है, और आउटकम्स उसकी वजह से इम्प्रूव हो जाती है. So that again is something that happens. It intensifies the thought process. वरना तो कमोडिटी की तरफ मतलब ये भी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, उसमें मजा नहीं आता है. राइट. बट मेरा क्वेश्चन मेन ये था सर कि जो स्टॉक सिलेक्शन है उसका क्राइटेरिया क्या है? हाउ डू यू सेलेक्ट द टॉप 20 फॉर योर फंड्स? तो हमारे बहुत सारे कंस्ट्रक्ट्स एक्चुअली फ्लैट है. ओके. 4% के आसपास, 3 से 4% के बीच की नंबर दिखेगी आपको इफ यू ट्रैक इट. नाउ व्हाट वी डू एज अ हाउस, जैसा आपने बोला कि वी आर ग्रोथ फोकस्ड मैनेजर्स, तो अब एक ग्रोथ इंडेक्स की होती है. तो भारत देश ग्रोइंग फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है ग्लोबली. एक इन्फ्लेशन है हमारी, तो टोटल मिला के एक ग्रोथ इकोनॉमी की बनती है. करेक्ट. उसमें से आप कभी बोलोगे कि कोई एक तबका इकोनॉमी का नहीं चल रहा है, सपोज एग्रीकल्चर की ग्रोथ बाकी दोनों स्पेसेस से, सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग से थोड़ी कम होती है, तो उनका मार्केट शेयर बढ़ गया. और उसके ऊपर आपका एक और वो होता है कि मार्जिन इस साल कैसे होंगे. राइट. तो टिपिकली अगर आप देखो तो लॉन्ग पीरियड पे अपने इंडेक्स की ग्रोथ 12% के आसपास रही है. राइट. ओके. सो दैट बिकम्स द स्टार्ट पॉइंट. नाउ if you are a growth investor, you have to find spaces where growth can be meaningfully higher than this number, and not for 1 year but multiple year. समझ गए ना? तो हाँ, और इसमें जितनी ज़्यादा आप ग्रोथ निकाल पाओगे उतना आपका आउटकम अच्छा हो जाता है. और जैसे मैं इसको समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि व्हाई डू वी थिंक इट इज टाइम फॉर अल्फा. ओके. तो अभी आपको चाहिए कि आपको चाहिए एक नई स्पेस
क्योंकि इकोनॉमी की जो ग्रोथ रेट है, अगर आप ऑलरेडी बहुत बड़े हो तो वो इकोनॉमी की ग्रोथ रेट से टकराएगा। Correct. इकोनॉमी 11-12 कर रही है, बहुत अच्छा करोगे 13-14% कर लोगे, आप एक्सपोर्ट ज्यादा कर लो और 1% ऐड कर लोगे। बट अदरवाइज जैसे 90 के दशक में सॉफ्टवेयर एज अ स्पेस इमर्ज्ड, इट वाज न्यू, नॉट देयर इन द इंडेक्स एंड ग्रू लाइक 100% फॉर 8-10 years। Yeah. तो अब किसी भी मैनेजर ने उसमें पैसे लगाए ओवर दिस जर्नी, अब वो वोलेटाइल हो सकती है बट जनरेटेड ह्यूज अमाउंट ऑफ अल्फा। दैट वाज द गोल्डन पीरियड ऑफ अल्फा। Okay. उसके बाद अगर हम अर्ली 2000 में देखें तो प्राइवेट सेक्टर बैंक आए। वो इंडियन मैनेजर्स ने तो मोस्टली मिस किए थे, बट they themselves delivered huge alpha for 20 years. They were small, not there in the index. हम लोग को वो हमेशा महंगे ही लगे, पर they grew 2x 3x of the index earnings growth for 20 years and delivered huge alpha, most of them. Okay. इसी तरीके से अगर हम अभी पिछले 4-5 साल का सोचें, देखो, we think there are a lot of spaces like the two that we discussed which have emerged. तो जैसे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग शायद 5 साल पहले मार्केट में थी ही नहीं, वैन से थी ही नहीं, एक आध कंपनी हो सकती है, थी ही नहीं। हॉस्पिटल्स नहीं थे, एक ही शायद हॉस्पिटल लिस्टेड था ऑफ एनी साइज। अगर आपको रिन्यूएबल खरीदना हो तो कुछ नहीं था सोलर में, ग्रीन एनर्जी, राइट। अगर आपको ईवीज लेनी हो तो कुछ नहीं था, अगर आपको न्यूटेक लेना हो तो कुछ नहीं था। अगर आप सोचो तो 5 साल पहले कोई म्यूचुअल फंड भी लिस्टेड नहीं था, पूरा फुल कैपिटल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर लिस्टेड नहीं था। Okay. अब और भी स्पेसेस हैं, पर इन स्पेसेस का ही अगर आप सोचो तो क्या ये स्पेसेस इंडेक्स की 12% ग्रोथ से कहीं ज़्यादा नहीं करेंगे और काफ़ी सालों तक? सो व्हाट वी डू एट द हाउस इज टू सिट टुगेदर एंड फ्लैश आउट नैरो स्पेसेस जहाँ पे ग्रोथ लंबे समय तक कंटिन्यूड रहेगी। और हमारी फिलॉसफी है कि मार्केट फॉलोज अर्निंग्स ग्रोथ, तो हम उन स्पेसेस के जो हमको लगता है बेस्ट एक्सपोनेंट्स हैं उनको लेके पोर्टफोलियो बनाते हैं। दिस इज व्हाट वी डू। So it all comes down to earnings and the future. Earnings, yes, continued future earnings growth, and of course tempered with valuations. अब सर एक बात आप पॉडकास्ट की शुरुआत से ही करते आ रहे हैं एंड मुझे भी काफ़ी इंटरेस्ट आ गया उसके अंदर, दैट इज टाइम फॉर अल्फा। टाइम फॉर अल्फा, टाइम फॉर अल्फा बहुत इंटरेस्टिंग साउंड करता है ये, बहुत अट्रैक्टिव साउंड करता है ये, बट मसला वही कि कोई बना नहीं पाता है अल्फा। लेट्स टॉक अबाउट दैट सर, व्हाई डू यू थिंक दिस इज द टाइम फॉर अल्फा? क्योंकि अगर आप इंडियन इकोनॉमी वगैरह की भी बात करें तो पॉजिटिव फैक्टर्स बहुत सारे हैं, राइट? हमारे पास विजनरी लीडरशिप है, इसके अलावा यंग पॉपुलेशन है, हमारे जो इन्वेस्टमेंट्स है वो भी इंटरनल इन्वेस्टमेंट DIIs की भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। बट फिर भी नेगेटिव्स में भी कोई कमी नहीं है सर। नेगेटिव्स के अंदर भी ग्लोबल सिनेरियोज बहुत सारे हमारे अगेंस्ट है, डेटा जो आता है अनएम्प्लॉयमेंट का, ये सब भी बहुत ज़्यादा एनकरेजिंग नहीं है। सो व्हाई डू यू थिंक इट इज़ द टाइम फॉर अल्फा? व्हाट इज़ योर रीज़न? देखो, मार्केट में ना बहुत सारा डेटा आता है, करेक्ट, देश का, विदेश का, कंपनियों का, हर चीज का डेटा आता है। और चूंकि डेटा आता है, हमारे पास बहुत अच्छे लोग हैं इंडस्ट्री में, वो लग जाते हैं डेटा को एनालाइज करने में, करेक्ट, और अपनी आउटकम्स बताते हैं। अब इसमें क्या है कि अगर आपकी खुद की एक बिलीफ ना हो तो आप हर एक डेटा से प्रभावित होगे और चिंता में पड़ जाओगे। देयर इज जस्ट सो मच ऑफ डेटा कि इट विल फ्रीज यू। ट्रू, कि आज ये हो गया, आज वो हो गया, चलो आज कुछ नहीं हुआ बट कल ये होने वाला है, तो मैं अटक जाता हूँ। सी, दैट डेटा इज देयर फॉर समबडी टू कमेंट ऑन।
इट मे नॉट इम्पैक्ट व्हाट यू आर डूइंग हियर। तो उसको जरा सेपरेट करना बहुत जरूरी है। तो एक लाइफ अगर सिंपल रखें तो ये कि भाई भाव क्यों ऊपर जाता है, एंड उससे भी सिंपल करें तो एक कंपनी के बजाय दूसरी कंपनी का भाव क्यों ज्यादा ऊपर जाएगा। भाई बहुत सारी चीजें अगर नेगेटिव हैं तो वो दोनों के लिए नेगेटिव होंगी, राइट। ठीक है। और अगर आप म्यूचुअल फंड्स को समझते हो तो हम लोग रिलेटिव परफॉर्मर्स हैं, हम एब्सोल्यूट परफॉर्मर्स नहीं है। करेक्ट। हर कोई बोलता है इंडेक्स नीचे तो हम भी नीचे, करेक्ट। तो इससे फिर लाइफ और आसान हो जाती है। तो अब आप बताओ, एक कंपनी अगर चलो 12% की ग्रोथ रेट जो कि इंडेक्स की ग्रोथ रेट है उसके बराबर ग्रो करे, ठीक है, तो उसके शेयर की आउटकम कैसी होगी कि बिजनेस है, बिजनेस 12% पे ग्रो कर रहा है, तो सोचने की बात है कि उसकी वैल्यू 12% पे ग्रो हो रही है। करेक्ट। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टिल इट कंटिन्यूज टू ग्रो होता रहेगा। Right. छोटी कंपनी से बड़ी कंपनी जैसे जैसे आप होते हो उसकी वैल्यू बढ़ती रहती है, राइट। इसकी बजाय अगर कोई और कंपनी है जो कि मान लेते हैं 20% पे ग्रो कर रही है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ेगी। करेक्ट। ठीक है ना। अगर बहुत सारी खराबी बाजार में आई तो दोनों शायद एक 20 और एक 12 रियलाइज नहीं कर पाएंगी, कम होगा। फिर कभी बाजार में बेहतरी आई तो शायद दोनों जितना स्प्रिंग उनमें आ गया है वो रियलाइज हो जाएगा, राइट। सो विच इज हाउ द मार्केट इज। तो अगर आप लंबे समय का बाजार देखो तो 12% अर्निंग ग्रोथ पे लॉकस्टेप 12-20 साल नहीं चलता है। कोई एक साल आपको 100% मिलेगा, दूसरे साल आपको नेगेटिव मिलेगा, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट मूव्स इन क्वाइट अ नाइस लॉकस्टेप, ठीक है। तो अगर ये फिक्स हो गया कि दिस इज हाउ दिस इज व्हाट रिजल्ट्स इन बेटर आउटकम, फिर आप उसको ढूंढो। बाकी लोगों का काम है, उनको करने दो। So if you get dissuaded by the noise that is there, the data that is not actually useful for you, तब आप फ्रीज हो जाओगे, आप कुछ कर नहीं पाओगे। आपको खाली ये देखना है कि अर्निंग बढ़ रही है कि नहीं, और इससे कई सारी दुविधाएं दूर हो जाती है। अगर अर्निंग बढ़ रही है और आपको किसी चीज की चिंता है, तो उस चिंता की वजह से अर्निंग बढ़ेगी कि नहीं, ठीक है ना। अगर चिंता की वजह से अभी दुनिया में कुछ कुछ चल रहा है, जियोपॉलिटिक्स, करेक्ट, जब भी ऐसा कुछ होता है, अगर अपनी हम हिस्ट्री देखते हैं तो हमारे कई सारे बड़े लोग का पहला पैसा तो ऐसे ही टाइम पे आया था। आप सोचो, सो ऑल ऑफ दीज इवेंट्स आर गुड फॉर मेकिंग मनी एज लॉन्ग एज यू विन, ठीक है। तो मार्केट्स उसको पॉजिटिवली रिएक्ट करते हैं। तो एक ही थॉट रखने का कि मार्केट्स फॉलो अर्निंग्स ग्रोथ, एनीथिंग दैट यू सी वेदर इट इज गुड फॉर अर्निंग ग्रोथ और नॉट। फिर दूसरा उसमें एक कॉम्बो आ सकता है जो मैंने हल्के से इसमें कहा कि यू मे और मे नॉट रियलाइज द फुल पोटेंशियल। फुल पोटेंशियल रियलाइज करने के लिए अगर आपकी जो लिक्विडिटी है, इंटरेस्ट रेट है, वो सब बराबर जैसा पहले था वैसा है, तो यू विल मेक व्हाट यू शुड मेक। अगर वो लिक्विडिटी बढ़ गई, इंटरेस्ट रेट घट गई, तो यू आर टेल विंडेड एंड वाइस वर्सा। तो वो थोड़ा सा, पर वो सारी चीजों के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, कोई और ही कर रहा है। जो चीज आपके कंट्रोल के बाहर है एंड इट कैन मूव एवरी 1 month, एवरी 2 month, बिटवीन 2 nights, उसके पीछे चिंता करके करना क्या है? वो पैसा लग जाता है ना। नहीं, सो उसमें क्या है कि डोंट कम टू द मार्केट फॉर एक्सट्रीमली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। मतलब उसमें मतलब पीपल डू, सो मार्केट में सबका समावेश है, पर वी एज इन्वेस्टर्स इफ वी हैव अ लॉन्गर टर्म आउटलुक, तो हमारे को ये प्रॉब्लम कम होती है। राइट, गॉट इट। बट सर, वही टाइम फॉर अल्फा, व्हाई डू यू थिंक दिस इज हाँ, सो टाइम फॉर अल्फा ये हमने पिछले उसमें थोड़ा डिस्कस किया था। तो अगर आपकी फिलॉसफी है कि अर्निंग्स ग्रोथ, मार्केट फॉलोज अर्निंग्स ग्रोथ, तो इंडेक्स की ग्रोथ 12%, अब आपको स्पेसेस चाहिए जहां पे ग्रोथ कैन बी सिग्निफिकेंटली हायर देन दिस फॉर नॉट 1 year बट मल्टीपल ईयर्स। करेक्ट, ठीक है। तो अब देखिए, वी से दिस इज टाइम फॉर अल्फा। क्यों? क्योंकि 2020 के बाद से
जब से कोविड आया और दुनिया ने ये सीखा कि हमको एक जगह सारी मैन्युफैक्चरिंग नहीं ठूसनी है, वी नीड टू डिवर्सिफाई। करेक्ट। ओके, क्योंकि अगर वहाँ पे पोर्ट वगैरह बंद हो गए तो सारी सप्लाई चेन टूट जाती है। तो दैट वाज द फर्स्ट बिजनेस लॉजिक। जियो पॉलिटिकल लॉजिक तो है ही। तो अगर आप डिसएंगेज हो रहे हो और दूसरी जगह मैन्युफैक्चरिंग जाएगी, तो क्या हुआ, इंस्टेड ऑफ ग्लोबलाइजेशन जो कि उससे पहले की थॉट थी, इंस्टेड ऑफ WTO जो कि उससे पहले की थॉट थी, कि आप पहले की थॉट क्या थे कि आप वो करो जो आप अच्छा करते हो, मैं वो करूं जो मैं अच्छा करता हूं, एंड वी विल ट्रेड, कंज्यूमर को बेनिफिट हो जाएगा। करेक्ट। ठीक है, उसके विपरीत अब ये थॉट आ गई कि रिवर्स ग्लोबलाइजेशन करना चाहिए। कुछ हद तक मैन्युफैक्चरिंग हर कंट्री को कर लेनी चाहिए, क्योंकि एक तो खराब समय आ सकता है, दूसरा अगर ये जियोपॉलिटिकल इवेंट हो गए तो आप कुछ भी कर लो अल्टीमेटली, तो आप कुछ चीजें चाहिए जिससे कि आप लड़ो। डिपेंडेंस नहीं होनी चाहिए। बाहर पे डिपेंडेंस कम होनी चाहिए, मतलब काफी हद तक इंटरनल डिपेंडेंस हो तो अच्छा है। एंड विद दिस थॉट अगर आप देखो तो पहले जो है हमारे यहाँ ड्यूटीज लगने में, प्रूफ करने में कि इंडस्ट्री को इंजरी हो रही है, काफी समय लगता था। उसके बाद समय लगना कम हो गया, तो जो हमारा छोटा कंपनी ग्रो नहीं कर पा रही थी, हम भी एज अ कंट्री वी वर शविंग मैन्युफैक्चरिंग इन अ थर्ड कंट्री, करेक्ट। हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस आ गई। तो दिस इज द फर्स्ट पीरियड since 2008 that you have got 5 consecutive years of earnings growth for mid and small। वरना लार्ज में तो होता था, मिड एंड स्मॉल में 2 से ज्यादा कंटिन्यूअस अर्निंग ग्रोथ के ईयर नहीं हुए। इतना हाल 2 साल बढ़ते थे, फिर घटते थे, फिर बढ़ते थे, फिर घटते थे। क्वार्टरली बात करें? ईयरली। तो उसमें आप पैसा कैसे बनाओगे? राइट। एक चीज समझने की है, वो ये कि 2 डॉट जब होते हैं तो ट्रेंड बनती है, तो हमको समझ में आता है, हमने पैसा लगाया। 3 डॉट होंगे तो डिस्ट्रीब्यूटर को समझ में आएगा कि हमारी स्ट्रैटेजी काम कर रही है, फिर वो क्लाइंट को लाएगा। 4था डॉट आएगा तब क्लाइंट के लिए आउटकम अच्छी होगी। करेक्ट। तो इतनी लंबी ग्रोथ चलेगी तभी क्लाइंट अल्टीमेटली विल बी हैप्पी। राइट। सो इसीलिए मैं बोला 5 साल से ये चल रहा है। ओके, एंड आगे भी शायद चलता रहेगा, क्योंकि ये जो स्पेस है उसकी खराब परफॉर्मेंस का कारण वाज इंटेंस कंपटीशन from everywhere else, which was to my mind resulting in them not being able to stand up। वो स्लॉटर हो रहे थे। ओके। एक सबसे बड़ा चेंज वो हो गया। दूसरा, दिस इज अ पीरियड इन द लाइफ ऑफ अ कंट्री जब एज अ कंट्री वी हैव been accepting changes, we have been driving changes in some spaces also, but we have been very open to accepting changes। ओके। ये थोड़ा सा एक थॉट में भी फर्क है। पहले ये थॉट होता था कि चलो एक प्लांट लगा लिया तो उसको जितने समय तक खींच सके उतना खींचते हैं, प्लांट की वैल्यू ज़्यादा निकल के आती है, हमारे पास पैसे नहीं थे, वो एक थॉट था। आज के दिन उस थॉट के साथ आप नहीं उसमें कॉम्पीट नहीं कर पाओगे, तो अब हम वी आर वे मोर ओपन टू चेंज। तब आप देखो ईवीज में वी आर डूइंग एज मच एज अदर्स। कई सारी कंट्रियां अभी भी नहीं जा रही हैं, हम जा रहे हैं। करेक्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन रहा है। रिन्यूएबल्स में हमने कमिट किया हुआ है क्लाइमेट उसको, और हम अपने शायद टारगेट से अहेड चल रहे हैं। ओके, जो न्यू टेक है, जो कि आज से 5 साल पहले देयर वाज नो न्यू टेक इन द मार्केट। यूपीआई शायद ही आया था, उससे मतलब यूपीआई का टेक ऑफ कोविड में हुआ पोस्ट था। कोविड। ठीक है ना, तो पेमेंट वाला भी कुछ नहीं था। तो आप सोचो उस समय कितनी बड़ी ग्रोथ आई। पीपल लर्नड न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स एंड some bit of it has been retained and it continues to grow। तो वो हो गया। तो इस तरीके से डिफेंस, जो अभी तक आप सोचते थे कि we will solve all मसला with talks,
Now the thought is different. Now Correct. everybody in the world is saying we want to increase spending as a percentage of GDP. तो उसको तो अपने आप ही होगा ना, increase spending as a percentage of GDP मतलब आप GDP से ज़्यादा grow कर रहे हो. करेक्ट. तो for the first time what has happened is you have gotten several spaces where this combo of higher growth sustaining for longer is available. तो इसीलिए हम कहते हैं कि this is time for alpha. अगर आप वो नैरो स्पेसेस छांट लो और उनके अच्छे खिलाड़ियों के साथ जुड़ जाओ तो चांसेस ऑफ बेटर आउटकम्स आर हायर. बट वही है, एक स्पेस की बजाय अगर आप पोर्टफोलियो अप्रोच लेते हो तो चांसेस ऑफ सक्सेस इज हायर. ठीक है, नोटेड. तो ये दिस इज व्हाई वी हैव बीन सेइंग दिस इज टाइम फॉर अल्फा. ये हम 2.5 साल से बोले जा रहे हैं और हमारे पोर्टफोलियोज आर कंस्ट्रक्टेड इन दिस मैनर. तो अगर आप इसका उल्टा सोचो कि जो भी स्पेसेस में ग्रोथ इंडेक्स जितनी ही है या 1-2% प्लस माइनस, वो आपको शायद हमारे हाउस में दिखेगी ही नहीं. ओके. सो इज द वे टू अंडरस्टैंड. तभी आपने बैंक्स का पूछा, बैंक्स बोलो कितनी अर्निंग ग्रोथ करेंगे, 12, 13, 14. हमारे बहुत सारे कंस्ट्रक्ट्स में 0 है. राइट. लार्ज कैप आईटी कितना ग्रोथ करेगा, 5, 6, 7, 8. बहुत सारे कंस्ट्रक्ट में शायद पूरे हाउस में ही 0 है. लार्ज कैप फंड एक छोड़ देते हैं. स्टेपल्स कितना करेंगे, कमोडिटी कितना करेगी. निफ्टी 50 तो सर बना ही इनसे, आईटी और. हाँ, तो नाउ यू गॉट इट, व्हिच इज व्हाई वी से दिस इज टाइम फॉर अल्फा. करेक्ट. इसीलिए अगर आप हमारा फंड लो और किसी भी और फंड से कंपेयर करो, आपको ओवरलैप बहुत कम दिखता है. करेक्ट. बहुत कम दिखता है. तो ये जो आपने दूसरी चीज कही कि निफ्टी 50 बना इससे, हम वहाँ है नहीं. तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारे फंड्स आर वेरी हाई ऑन ट्रैकिंग एरर. करेक्ट. तो जब हमारा अच्छा टाइम आएगा हम बहुत अच्छा लगेंगे, हमारा बुरा टाइम भी आ सकता है. राइट. So this is the give कि this strategy one should expect will be volatile. पर अगर आपको लगता है कि मार्केट फॉलो अर्निंग ग्रोथ, हम आपको बहुत सारे कट्स दिखा सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं. सारे लोगों को पता है दिस इज व्हाई ग्रोथ इज लाइफ. तो ओवर टाइम आउटकम्स विल बी गुड बट द जर्नी विल बी वोलेटाइल. तो ये एक चीज समझ के हमारे पास आना, पर हमारे जैसा और कोई नहीं. ग्रेट सर. सर टाइम फॉर अल्फा मुझे समझ में आया एंड आई कंप्लीटली एग्री विद द पॉइंट कि बहुत सारी नई नई चीज़ें हो रही है जो कि अल्फा जनरेशन को सपोर्ट कर रही है आज की डेट पे इंडिया के अंदर. बट सर अभी अभी हमने एक फंड मतलब पैसों का आउटफ्लो देखा है. मतलब 1.5 लाख करोड़ रुपए FII से निकाले हैं पिछले 6 महीनों के अंदर इंडियन मार्केट से. उसकी वजह से मिड कैप, स्मॉल कैप्स और कई हद तक लार्ज कैप्स के अंदर भी एक अच्छा खासा करेक्शन आया है. इस करेक्शन के साथ साथ बहुत सारे लोगों ने अपने फंड्स भी रिडीम किए. राइट. सो अब उन लोगों को हम कैसे कन्विंस कर रहे हैं इन चीज़ों के लिए कि भाई कुछ नहीं था, हो गया, बट नाउ इट्स टाइम टू इन्वेस्ट मोर. नहीं, तो इसका तो बड़ा आसान सा एक चार्ट है. इंडिया का 2000 से लेके अभी तक का निफ्टी का आप चार्ट लगा लो. देखो वंस अगेन व्हाई डू पीपल मेक मनी, व्हाई डू मार्केट्स गो अप. ओके, उसके आप कितनी भी स्टडी कर लो, इट इज रिलेटेड टू द ग्रोथ ऑफ द कंट्री, रिलेटेड टू द ग्रोथ ऑफ अ कंपनी विच इज रिलेटेड टू द ग्रोथ ऑफ द कंट्री. ठीक है, हमारे यहाँ कंपनियां स्केल अचीव कर रही हैं कि नहीं? अगर स्केल अचीव कर रही हैं और आगे भी करती रहेंगी तो आउटकम्स विल बी गुड. सो इन इंडिया ओवर 2000 टिल नाउ आप देखो कितनी सारी चीजें हुई हैं और येट मार्केट्स हैव कंटिन्यूड टू डू वेल. मतलब दिस 12% कैगर दैट वी आर टॉकिंग ऑफ हैज हैपेंड ओवर दिस जर्नी. इसमें अगर आपने डिप के टाइम डिप का यूज किया तो आउटकम्स हैव बीन बेटर. तो एक तो चीज है, हम कहते हैं कि सिप्स आर गुड बट डिप्स आर बेटर. In the dip, you can put in your block of money. I'll note this point. Sips are good, dips are better. Dips are better. you can. So otherwise क्या होता है, आपके पैसे महंगे और महंगे होते जाते हैं. Dips give you a chance to invest at a cheaper valuation a block of money. Got it.
तो यहाँ पे एक चीज ख्याल रखना चाहिए कि कभी एक एसेट क्लास में पूरा ना जाए. फॉर द डिप द एबिलिटी टू मूव मनी फ्रॉम अ डिफरेंट एसेट क्लास शुड बी देयर. ओके, पर पता है प्रॉब्लम क्या है सर, क्योंकि पोस्ट कोविड जितने सारे इन्वेस्टर्स हमारे साथ में जुड़े हैं, मतलब मार्केट के अंदर आए हैं, हाँ उन्होंने जो एसआईपी शुरू की थी ना, हाँ. उन्होंने पहली बार इस करेक्शन के अंदर अपने पोर्टफोलियो को नेगेटिव हो जाते देखा है. क्योंकि इससे पहले इतना बड़ा करेक्शन नहीं आया था, छोटा सा आया था रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम पे, बट उससे एसआईपी के रिटर्न नेगेटिव नहीं हुए थे. बट ये पहला ऐसा करेक्शन था जिसमें हुए हैं, और इसी वजह से बहुत सारे लोगों ने अपने एसआईपी रिडीम भी किए. मतलब जब टाइम आता है आपको एक्स्ट्रा पैसा डालने का, उस वक्त लोग रिडीम करने लग जाते हैं. इसलिए मैंने आपसे ये क्वेश्चन नहीं, पूछा. सो 2-3 बातें हैं. एक तो जब बुरा टाइम आता है तो एक बारी क्लोजली देख लेना चाहिए, क्योंकि एक थॉट बाजार में बड़ा गड़बड़ है. वो कि आप अपनी एसआईपी जारी रखिए. ओके भाई आपका मैनेजर अच्छा काम नहीं कर रहा तो एसआईपी क्यों जारी रखें? ओके, ठीक है. तो जब बुरा टाइम आता है, जैसे हम लोग भी एज अ मैनेजर देखते हैं कि हमारे स्टॉक्स हैं, कौन से निकलें, कहाँ जाएं. आप एसआईपी चालू रखो, बट किस में रखो, दैट डिसीजन इज ग्रेट इन अ बैड टाइम, क्योंकि और कुछ नहीं तो आपका टैक्सेशन ही कम हो जाता है. ट्रू. ठीक है. तो ये एक थॉट है. दूसरा, एफपीआई वगैरह देख के मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा चिंता करनी चाहिए, क्योंकि एफपीआई मोस्ट ऑफ द मनी दैट इज कमिंग इन इज फॉर अ रीजन डिफरेंट फ्रॉम व्हाई यू एंड मी आर इन द मार्केट. ओके ओके. बहुत, जैसे एक हमने वीडियो भी बनाया था, हमारी वेबसाइट पे है. मैंने कहा एफपीआई 4 तरीके के होते हैं. पहला टाइप जो है वो आर्बिट्राज, जैसे हमारे यहाँ आर्बिट्राज फंड होता है वैसा है. वो एक स्टॉक खरीदता है, उसी का फ्यूचर बेचता है. करेक्ट. ठीक है. हेज्ड उसमें इफ ही इज मेकिंग मनी वर्सेस अदर्स, ही इज हैप्पी, एल्स ही विल टेक दैट मनी आउट. तो आप देखोगे जैसे ही बाहर की यील्ड बढ़ती है वो चला जाता है. दूसरे टाइप का एफपीआई है, वो हेज फंड है. जो अच्छा लगता है वो खरीदता है, जो बुरा लगता है वो बेचता है. करेक्ट. और साथ में लीवर्ड भी होता है. तो वेरी डिफरेंट स्ट्रैटेजी. उसको भी वैल्यूएशन से कुछ नहीं करना है, दोनों कर रखे हैं, खरीदी बेची. ओके. तीसरा है अल्फा सीकर. वो आपको पैसे देता है एक मैनेजर को फॉर हिज एबिलिटी टू जनरेट एक्सेस रिटर्न, और पीछे से एमएससीआई बेच देता है. तो दे आर फॉर डिफरेंट पर्पसेस. चौथा है वो लॉन्ग ओनली है, जो कि जैसे हम लोग हैं कि हम लेते हैं, हमको लगता है कंपनी की प्रॉफिट बढ़ेगी तो उसका भाव बढ़ेगा. वो चौथे टाइप का एफपीआई है, और उसके अंदर मतलब जो टोटल पूल ऑफ मनी है उसका एक पार्ट ही वो है. तो बहुत बड़ा जो एफपीआई का डेटा जो आप देखते हो इज आर पीपल हु आर लुकिंग एट अस फॉर अ डिफरेंट रीजन वर्सेस यू एंड मी. करेक्ट. तो वो एक ख्याल रखना चाहिए. दूसरा एक ख्याल और रखना चाहिए, वो ये कि पैसे इंक्रीजिंगली ईस्ट में है. अगर ग्लोब को हम बीच में से काटे हैं तो वेस्ट के पास थे, ईस्ट के पास हैं और बढ़ते जाएंगे. तो जैसे 2008 हुआ तो जापान के पास तो बहुत पैसे हैं, वेरी रिच. ऑस्ट्रेलिया के पास बहुत पैसे हैं. ठीक है. फिर इधर आए तो कोरिया के पास ठीक है. पहले जो था चाइना was poor, we were poor, we are the east, right? अब Chinese are one of the richest, especially as a country, they are the largest FPI in the world. Correct. अगर आप डेट और इक्विटी टोटल देखो तो they own more of everybody else. आप हमारे को कितना भी पीछे रख लो उनसे, 2008 में Chinese were accepting foreign money. They were net importers of FDI, FPI, etc. Correct. आज के दिन they are the largest outward guys. हम 10 साल पीछे होंगे, 15 साल पीछे होंगे, 20 साल पीछे होंगे. भाई this change has started to occur here. तो अगर आप पिछले 2 साल का डेटा देखोगे तो म्यूचुअल फंडों में $100 बिलियन देसी पैसा आया. या एसआईपीज के थ्रू भी लगभग 2.5 लाख करोड़ का ईयरली उसका $100 बिलियन देसी पैसा. ठीक है. बाहर वालों ने $3.5 बिलियन निकाला. हम बाहर वालों को क्यों? हमारा बाजार, हमारी इकोनॉमी, हमारे लोग. सो द इन्फ्लुएंस ऑफ एफपीआई ऑन इंडियन दिस थिंग इज गोइंग टू फॉल. खाली क्या है कि ये लोग आते भेड़ चाल की तरह है, जाते भेड़ चाल की तरह है, तो वो उस पीरियड में इम्पैक्ट ज्यादा करते हैं. बाकी इट इज नाउ मोर एंड मोर अस. फिर
अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और आप आज का आपको चिंता हो रही है, तो आप ये सोचो कि पहले तो ये डिसाइड करो मार्केट क्यों ऊपर जाएगी। मार्केट ऊपर जाएगी क्योंकि देश बढ़ेगा, कंपनी बढ़ेगी, ठीक है। तो फिर क्यों बढ़ेगी? अगर आप ये देखते हो तो हमारी आप पर कैपिटा देखो, हमारी इकोनॉमी चौथी सबसे बड़ी होगी, पर हम एज अ पॉपुलेशन आर वन ऑफ द पोरेस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, अभी बांग्लादेश और हमारा सिमिलर है, हमारे पास पे थाईलैंड है, पास में ही मलेशिया है, यूएस वगैरह तो दूर हो गया। इन्हीं कंट्री को देख लो और देखो कि अगर आपकी पर कैपिटा 3 गुना 5 गुना हो जाती है अगले 10 साल 15 सालों में, तो क्या होता है? एक बारी रोटी कपड़ा मकान सेटिस्फाई हो गया ना, उसके बाद you turn into investor, you are able to put all of your excess money for better outcomes. Yes, true. ठीक है, तो क्या होता है, you turn from a country of saver to a country of investor. तो ये चीज शुरू हुई है अभी, ठीक है। अभी ये इतना आगे बढ़ेगा कि मतलब अभी 3 साल से तो शुरू हुई है। So thing is one should be riding this, मैं तो सुनामी बोलता हूँ, rather than standing in front of it. तो आउटकम्स मेरे हिसाब से अच्छी आएंगी फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। Got it. और एक ज़माना था जब बड़ी कंट्रियां में कुछ होता था, बड़ी इकोनॉमीज में कुछ होता था और हमको बुखार आ जाता था। Yes. ओके, सो नाउ वर्सेस द 10th लार्जेस्ट 15th लार्जेस्ट इकोनॉमी ग्लोबली, वी आर 4th लार्जेस्ट। ठीक है, अभी जो लोग हमारे धरती के ठीक दूसरी तरफ है, वहां पे कुछ हो जाए उसका हमको असर कितना हो सकता है। और कई सारी कंट्रियां जो हमारी बराबर इकोनॉमी वाली हैं, क्या वो चिंता करती हैं कि यूपी में फ्लड आ गया? भाई, वी आर ग्रोइंग, दे आर नॉट। और हम फिर भी उनका ही डेटा देख के एनालाइज करते रहते हैं। अरे भाई, अपना ही डेटा देख लो। हमारी कंपनियों की ग्रोथ में हमारा डेटा इज गोइंग टू इम्पैक्ट मोर जस्ट बिकॉज समबडी एल्स इज प्रोड्यूसिंग मोर डेटा। उसको एनालाइज करने की जरूरत नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम है। उससे आप स्टॉक पे नहीं डिसाइड कर पाओगे, किसी और वजह में काम आ गया तो अलग बात है। इंडियन स्टॉक खरीदने बेचने में वो डेटा आपको शायद काम नहीं देगा। इकोनॉमिक डेटा कि हमारी इकोनॉमी बढ़ती हुई इकोनॉमी है, वी आर कंट्रीब्यूटिंग मोर एंड मोर टू द वर्ल्ड, पीपल शुड बी लुकिंग एट अस रादर देन वी लुकिंग एट कंट्रीज व्हिच आर नॉट ग्रोइंग। ये चीज एक बार ही समझ लेंगे, बहुत सारी चिंताएं कम हो जाएंगी। सर, वन लास्ट क्वेश्चन। 4 डेटा आते हैं सर। पहला डेटा है कि पोस्ट कोविड इतने करोड़ अकाउंट्स ओपन हुए हैं, डीमैट अकाउंट्स, और नए इन्वेस्टर्स ने मार्केट को ज्वाइन किया है। दूसरा डेटा आता है कि हर साल, जैसा मैंने कहा कि 2 लाख करोड़ रुपए की SIP आ रही है मार्केट के अंदर। फिर तीसरी तरफ डेटा आता है कि वो जो पैसा आया उसने ऑप्शंस का वॉल्यूम बढ़ा दिया। चौथा डेटा आता है कि 91% ऑप्शन ट्रेडर्स पैसा लूज कर रहे हैं, 70% इक्विटी ट्रेडर्स पैसा लूज कर रहे हैं, इन्वेस्टर भी पैसा लूज कर रहे हैं थोड़े बहुत। तो ये एक तरह का मिक्स्ड सिग्नल है कि किस तरह के इन्वेस्टर्स मार्केट ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि आप यू हैड AMC, आपको एक बड़ी पिक्चर दिखती है यहाँ पे। सो व्हाट डू यू थिंक कि पोस्ट कोविड जो लोग आए हैं, आर दे मोर इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स और आर दे मोर एक्टिव इन्वेस्टर्स? नहीं, दोनों होंगे, पर एक जो चीज़ मैं सेलिब्रेट करता हूँ वो ये कि कोविड के बॉटम पे इंडियन रिटेल इन्वेस्टर केम टू द मार्केट। देयर वाज नो म्यूचुअल फंड मैनेजर, देयर वाज नो म्यूचुअल फंड मैनेजर जो कि एक एसेट एलोकेशन कैटेगरी चला रहा हो और उसने कोविड के बॉटम में इक्विटी की वेटेज बढ़ाई हो। ओके, हमारा रिटेल इन्वेस्टर बॉटम ऑफ द मार्केट पे आया, जो इससे पहले कभी नहीं होता था। इससे पहले टॉप ऑफ द मार्केट पे टू मेक क्विक रिटर्न्स इन्वेस्टर्स वुड कम। नाउ आफ्टर 4.5 years ऑफ रीजनेबली ओके टाइम, लास्ट जैसा आपने कहा 1 साल उतना अच्छा नहीं था, रीजनेबली ओके टाइम, आई थिंक डिफरेंट काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स वुड हैव आल्सो जॉइंड। तो बाजार का कैरेक्टर है, मतलब पहले कोई आगे बढ़ता है, फिर अगर वो सक्सेसफुल होता है तो उसके पीछे पीछे भीड़ आती है, तो वो होता रहता है। पर अगर हम देखें तो हमारा इक्विटी ओनरशिप एज अ पार्ट ऑफ योर एसेट अभी भी 5% के नीचे है।
रियल एस्टेट उससे ज़्यादा होगी, शायद गोल्ड उससे ज़्यादा होगा या सिमिलर होगा। डेफिनेटली। तो हमारी जर्नी ये शुरू है। जब जर्नी शुरू होती है तो लोग सीखते हैं, किसी को चोट लगेगी, वोट खड़ा होगा, पर अगर शुरुआत में ये हो जाए तो आगे की जर्नी में वो सीख के साथ आगे बढ़ेंगे एंड आउटकम्स विल बी हेंस बेटर। तो इसमें मैं प्रीचिंग मोड पे नहीं जाता हूँ ओके। कि सारे ये बाजार एक पाठशाला भी है, आप आते हो, कुछ ट्राई करते हो, इफ इट वर्क्स वेरी गुड, हम भी सीखेंगे, करेक्ट। और अगर नहीं वर्क करता है तो आप सीख जाओ, आगे मत करो, आउटकम्स विल बी गुड। यू मस्ट ट्राई एंड लर्न इनिशियली, छोटे पैसे पे लर्न कर लो, बड़ा नुकसान नहीं होगा। ट्रू। तो ज़्यादा मेरे को अच्छा लगता है जैसे इतनी करेक्शन आई, एक जो चीज़ हमको देखने को मिलती थी पिछले 3-4 महीने में कम मिली, बट उससे पहले तक मिलती थी। क्या? ऑन अ डाउन डे वी विल गेट मोर इनफ्लोज, कभी नहीं होता था पहले। ऑन अ डाउन मंथ आप देखो, इंडेक्स देखो और म्यूचुअल फंड इनफ्लोज देखो, ऑन अ डाउन मंथ यू विल गेट गुड इनफ्लोज। ये पिछले 2-3 महीने से होने लगा है? नहीं होता, नहीं हुआ, जनवरी से लेकर अभी तक ये थोड़ा चेंज है। Okay. मतलब वी हैव गॉट डिप्रेस्ड इनफ्लोज एज एन इंडस्ट्री, बट उससे पहले आप नेगेटिव मंथ में यू यूज्ड टू गेट सिमिलर और बेटर इनफ्लोज। ओके। So that shows you the character of our investors. Very resilient, very resilient. आप मेरे को एक डायलॉग सुनने में आया कि यू नो मार्केट नीचे गिरी है तो मेरा अगला जो पैसा है वो तो सस्ता लगा, तो ये तो मेरे लिए अच्छा हुआ ना। एंड आई वाज लाइक वंडरिंग, अच्छा ऐसा भी मुझे कभी सुनने को मिलेगा। इज द साइकी ऑफ द न्यू इन्वेस्टर। अब वो इन्फॉर्म नहीं हो सकता क्योंकि वो कुछ और कर रहा है, उसका मेजर काम कुछ और है। करेक्ट। ओके, ही वोंट बी, बट इज वे मोर रेजिलिएंट देन व्हाट यू हैड अर्लियर, वे मोर रेजिलिएंट देन व्हाट यू हैव, द बल्क ऑफ इट। बट साथ में बाकी लोग भी जुड़ेंगे, वो तो बाजार के नेचर, स्पेकुलेटर्स भी जुड़ेंगे, सब जुड़ेंगे, बाजार की नेचर है। राइट। परफेक्ट सर। ठीक है, Yes, sir. Thank you so much. Thank I you think so much. there is no better way or better answer to end this podcast. And I really appreciate कि जिस काम तरीके से आपने ये सारी चीज़ों का आंसर किया है। I'm really really sure कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको बहुत अच्छी वैल्यू मिली होगी इस पूरा पॉडकास्ट को सुन के। So I thank you so much for your time. So आप लोगों को कैसा लगा ये पूरा पॉडकास्ट? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और थैंक यू अगेन सर, एंड हम मिलते हैं आपसे ऐसे ही अगले इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। टिल देन लाइक कर दो इस पॉडकास्ट को, शेयर करो विद ऑल योर ट्रेडर एंड इन्वेस्टर फ्रेंड्स, और हम आपसे ऐसे ही अगले कंटेंट में मिलते हैं। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग विद अपसर्च। थैंक्स अ लॉट सर।